तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट एक न्यू पॉलिसी के साथ आई है जिसको बोलते हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। और उसी का एक स्वरूप है आज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लगेज एक जगह से दूसरी जगह पर चीते की स्पीड से जाए, देश उसी तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ये पॉलिसी के साथ क्यों आई है, इसका क्या लॉजिक है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो इस वक्त हो क्या रहा है कि जो इंडिया है एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनता हुआ जा रहा है। एंड इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों बन रहा है? एक प्रकार से भारत मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है, दुनिया के मन में स्थिर हो रहा है। तो देखो कोविड के पहले क्या सीन था कि सारे कंट्रीज चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे उनकी मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट के लिए। या तो वो सुई जैसा छोटा सा सामान हो या तो एक बहुत ही बड़ा मशीन हो, सारे के सारे कंट्रीज चाइना में हेवीली डिपेंडेंट थे। छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, हर प्रकार की कंपनी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो कोविड के टाइम में क्या हुआ, सारे कंपनीज को काफ़ी इफेक्ट देखने को मिला क्योंकि चाइना में कोविड सबसे ज़्यादा था एंड वहाँ पे प्रोडक्शन काफ़ी इफेक्ट हो गया था एंड उसका डायरेक्टली इफेक्ट कंपनीज के अंदर आने लगा। तो उसके बाद से सारे कंपनीज ने डिसाइड किया है कि वो चाइना +1 पॉलिसी रखेंगे, यानी कि चाइना में तो अपना मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे बट उसके साथ साथ एक दूसरे कंट्रीज में भी अपना मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट करेंगे। तो दूसरे कंट्रीज जैसा कि इंडिया, वियतनाम, फिलीपींस, ये सारे कंट्रीज के अंदर अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हमें। एंड एप्पल जैसा कंपनी भी इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुका है एंड बहुत सारे अलग अलग कंपनीज एंड सेमीकंडक्टर जैसा प्रोडक्ट भी इंडिया में बनाने का प्लान चल रहा है। तो इंडिया बेसिकली एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनता हुआ जा रहा है एंड इंडिया को इस डायरेक्शन में अगर सक्सेस होना है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है चाइना की तरह, तो इंडिया को इसके लिए कुछ कुछ पॉलिसीज, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो तो कंपनीज को भी काफ़ी फ़ायदा मिले, ताकि एफडीआई को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए, ताकि इंडिया का एडवांटेज रहे वियतनाम, फिलीपीन जैसे कंट्रीज़ के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में शिफ्ट हो, ना कि उनके कंट्रीज़ के अंदर। तो इंडिया नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के साथ आई है जहाँ पे इंडिया का ये टारगेट है कि अपने लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट को 50% से कम किया जाए। देखिए 13-14% की लॉजिस्टिक कॉस्ट के लेवल को हमें जल्द से जल्द हम सब ने मिल करके उसको सिंगल डिजिट में लाने का लक्ष्य रखना ही चाहिए। अगर हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है तो ये एक प्रकार से लो हैंगिंग फ्रूट है जी। तो इंडिया का एट प्रेजेंट जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होता है जीडीपी कंपैरिजन में, वो 13 to 14 या 16% तक भी चले जाता है, जिसको कि इंडिया का प्लान है सिंगल डिजिट में लेके आना, 8 to 9% तक लेके आना। तो एक बार इंडिया का जब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाएगा तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा हमें एक्सपोर्ट मार्केट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वक्त इंडिया में क्या होता है कि वो कोई भी एक्सपोर्ट तो करना चाहता है बट उनका कॉस्ट डिसएडवांटेज के चलते उनका अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट का मिस हो जाता है, क्योंकि दूसरे कंट्रीज के अंदर लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट कम है तो ऑब्वियसली उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होता है एंड उनको ग्लोबल मार्केट में एडवांटेज मिलता है। तो एज पर 2016 HSBC रिपोर्ट, इंडिया का जो स्लो डाउन देखा गया एक्सपोर्ट में, उसका 50% रीज़न हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को बताया गया है। तो गवर्नमेंट अब इस इशू को रिसॉल्व करने में ध्यान दे रही है एंड काफ़ी अच्छी पॉलिसी के साथ आई है। तो गवर्नमेंट का प्लान है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस बनाने का, जिससे सारा लॉजिस्टिक्स का जितना भी सर्विसेज होता है वो एक प्लेटफॉर्म के अंदर लाया जा सके। उससे एक तो कॉस्ट कम हो जाएगा, दूसरा इजी टू यूज़ हो जाएगा एंड सारा का सारा काम काफ़ी आसान से हो जाएगा। तो गवर्नमेंट लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट को कम करने के लिए ज़्यादा फोकस रेलवेज में कर रही है एंड वाटरवेज में कर रही है। तो गवर्नमेंट का धीरे धीरे ये टारगेट है कि रोडवेज से ट्रांसफ़र हो जाए वाटरवेज में एंड रेलवेज में। अब रेलवेज में ट्रांसफ़र होने का दो फायदा हो सकता है, एक तो कॉस्ट कम हो जाएगा क्योंकि रेलवेज चलता है इलेक्ट्रिक से एंड रोडवेज चलता है पेट्रोल एंड डीजल से, एंड इसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बढ़ जाता है एंड जैसे जैसे रोडवेज से ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रिक में तो ऑब्वियसली इंडिया का क्रूड ऑयल का कंजम्पशन कम हो जाएगा, जो कि इंडिया के लिए इनडायरेक्ट बेनिफिट है। एंड दूसरा सबसे बड़ा फायदा एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलवे ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। तो इस वक्त गवर्नमेंट रेलवेज को डेवलप करने के लिए एक नया लाइन पूरा कंट्री के अंदर बिछा रही है ताकि पैसेंजर व्हीकल एंड लॉजिस्टिक्स का मूवमेंट दोनों अलग अलग लाइन में पैरेलली हो सके। इससे क्या होगा कि एक तो कॉस्ट कम हो जाएगा एंड दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो सकेगा। तो एट प्रेजेंट जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है
वहाँ पे 60% मूवमेंट रेलवे से होता है, जबकि इंडिया का सिर्फ 30% मूवमेंट होता है रेलवे से। एंड इंडिया का इतना अच्छा नेटवर्क है, रेलवे नेटवर्क, उसके बाद भी इंडिया का रेलवे से मूवमेंट सिर्फ 30% है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे अच्छा काम करने लग रही है, यहाँ पे काफ़ी ध्यान दे रही है। दूसरा, अगर वाटरवेज का बात करोगे तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी अच्छा काम करके दिखाया है। गवर्नमेंट का एवरेज टर्न अराउंड टाइम कंटेनर का 26 आवर्स में आ गया है कंपेयर टू 44 आवर्स। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी अच्छा एफिशिएंसी ला के दिखाया है। तो देखो, ये जो भी पॉलिसीज़ है इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें एम्प्लॉयमेंट में देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखने को मिलेगा, एक्सपोर्ट मार्केट में देखने को मिलेगा। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट 40 एयर कार्गो टर्मिनल बनाई है, जहाँ से सिर्फ कार्गो का मूवमेंट किया जाएगा, वहाँ से पैसेंजर का कोई मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्गो के मूवमेंट के लिए रहेगा वो टर्मिनल। दूसरा, गवर्नमेंट 30 एयरपोर्ट्स में कोल्ड स्टोरेज का फैसिलिटी प्रोवाइड की है। दूसरा, गवर्नमेंट 35 मल्टी मॉडल हब सेटअप कर रही है पूरा कंट्री के अंदर, ताकि गुड्स का मूवमेंट फास्ट हो सके, एफिशिएंटली हो सके। तो एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 अगर इंडिया का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 10% से कम हो जाता है तो इंडिया का एक्सपोर्ट डायरेक्टली 5 to 8% से इंक्रीज हो जाएगा। एंड इंडिया का यहाँ पे टारगेट है अपने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को 50% से कम करना है, यानी कि हम एक्सपोर्ट में 30 to 40% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 5-7 सालों में। तो इसका काफ़ी फायदा होगा इंडिया को। एंड एट प्रेजेंट वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का रैंकिंग 44 है। तो इस रैंकिंग में हमें आने वाले टाइम में ज़रूर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, एक बार इंडिया का लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट कम हो जाए तो एट प्रेजेंट इंडिया डेवलपिंग कंट्री से कम्पीट नहीं कर रही है, बल्कि डेवलप्ड कंट्री से कम्पीट करने लग रही है। तो इंडिया भी जल्द ही एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है इस टाइप के पॉलिसीज़ की वजह से। एंड सबसे बड़ा फायदा इस टाइप की पॉलिसी से, एक तो इंडिया का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एफडीआईज इंडिया में हेवीली आने लगेंगे, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली कंपनीज को इसका डायरेक्ट फायदा देखने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन होगा। एंड जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा ऑब्वियसली कंपनीज का प्रॉफिट्स एंड सेल्स बढ़ेगा, एंड ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा आने वाले 5-7 सालों में। तो ये था इंडिया का नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की यह वीडियो काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कृपा करके बेल आइकन दबा देना। चलिए चलता हूँ, अब दोबारा मिलूंगा अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय, टेक केयर, एंजॉय।